हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मेनली फोकस्ड होगा यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा 5वां लेक्चर है। यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी, यानी कि आज हम लोग पॉवर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कह रहा है पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ही इज सेड टू बी लिविंग इन पॉवर्टी। यदि कोई आदमी अपना जो बेसिक नीड है वो भी नहीं पूरा कर पाता, यानी कि जो फूड है या फिर क्लोथिंग है या फिर शेल्टर है, ये भी पूरा नहीं कर पाता है, तो हम लोग बोलते हैं कोई आदमी पॉवर्टी में जी रहा है। द MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ड्रिवन द मोस्ट सक्सेसफुल एंटी पॉवर्टी मूवमेंट इन हिस्ट्री एंड ब्राउट द मोर देन 1 बिलियन पीपल आउट ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो मिलियन डेवलपमेंट गोल था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है इस मामले में कि कई लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के मामले में वो काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है। उसके तरह बिलियन ऑफ पीपल से भी ज़्यादा लोगों को जो है पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। बट देयर अचीवमेंट है बीन मिक्स्ड एंड द वर्ल्ड रिमेन्स डीपली ड्रिवन बाय इनइक्वालिटी। लेकिन क्या करें कि उसका अचीवमेंट अभी भी मतलब कंप्लीटली 100% तो पॉवर्टी बाहर नहीं हुआ ही है। ठीक है, अभी भी समाज में इनइक्वालिटी है। इवन फाइनल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल हैज कंक्लूडेड द वर्ल्ड हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ पीपल हैविंग वन लेस देन $1.25 अ डे फ्रॉम 19 बिलियन इन 1990 टू 836 मिलियन 2015। क्या करा है कि $1.25 है ना, $1.25 से भी कम पे एक दिन में ज़िंदगी गुजारा करने वाले 1990 में ऐसे लोगों की संख्या 1.9 बिलियन था, जो 2015 में कम होकर के कितना हो गया है, तो 836 मिलियन हो गया है, यानी काफ़ी कम गया है बोल सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रेज द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन टू 1.9 पर डे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 125 इन अक्टूबर 2015। तो क्या करें कि अभी जो पॉवर्टी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की बात किया जाए, यानी कि $1.9 पर डे, यानी कोई आदमी इतना से कम में गुजारा कर रहा है डेली, तो गरीबी में जी रहा है। पहले जो था 1.25 था, ये चेंज किया गया है अक्टूबर 2015 में। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ पुअर इन इंडिया। इंडिया में कितने तरह के लोग कितने तरह के गरीब लोग रहते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नोबेल लॉरिएट एंड इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन हैज डिवाइडली एलिब्रेटेड द पॉवर्टी इज मोर देन जस्ट लैक ऑफ इनकम इवन दो इट इज इंपॉर्टेंट सेक्टर। क्या कह रहा है कि जैसे अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया, जो नोबेल प्राइज विनर भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से, कि जो पॉवर्टी है वो सिर्फ इनकम से कहीं ज़्यादा है। कहने मतलब कि लैक ऑफ इनकम ही पॉवर्टी नहीं है, बल्कि और भी कई पॉवर्टी के मायने हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि लैक ऑफ इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉवर्टी का। ऑल द पॉवर्टी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बट वेयर देयर इज नो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वी कैन कैटेगराइज द पुअर पीपल बाय डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। क्या कह रहे हैं, हालांकि पॉवर्टी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, गरीबी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई आदमी है तो किसी के तुलना में गरीब है तो किसी के तुलना में अमीर भी है। मान लीजिए कि आदमी 10,000 रुपये पर मंथ कमाता है, तो किसी के तुलना में एक आदमी जो 5,000 रुपये पर मंथ कमाता है, एक आदमी 20,000 रुपये पर मंथ ही कमाता है। ये जो 10,000 वाला आदमी है, इसकी तुलना में अमीर है, लेकिन इसके तुलना में गरीब है। इसीलिए कहा है कि पॉवर्टी जो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट देयर इज एन एब्सोल्यूट पॉवर्टी वी कैन कैटेगराइज द पुअर पीपल बाय डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। क्या करें कि पॉवर्टी को यदि डिफाइन करना हो तो हम लोग एक लाइन डिफाइन करना पड़ेगा, इसको पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। सम आर ऑलवेज पुअर, सम आर ओकेजनली पुअर, सम आर नेवर पुअर। कह रहे हैं कुछ लोग ऑलवेज पुअर, हमेशा गरीब होते हैं, कुछ लोग ओकेजनली पुअर है, तो ओकेजनली पुअर मतलब किसी एक खास मौसम में गरीब होते हैं, फिर किसी एक खास महीने में गरीब हो जाते हैं, और कुछ लोग कभी भी गरीब नहीं होते हैं। जैसे ओकेजनली पुअर कौन लोग हो गए, तो जैसे कोई लेबर हो गया, मान लीजिए कि उसको इनकम का सोर्स नहीं मिला किसी महीने में उसको कोई काम नहीं मिला, तो वो ओकेजनली पुअर के कैटेगरी में आएगा। कुछ लोग कभी भी गरीब नहीं होते। वी कैन कैटेगराइज पुअर पीपल इन 3 कैटेगरी। पुअर पीपल को 3 कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग, क्रोनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और नन पुअर। नन पुअर यानी कि रिच, हालांकि ये पुअर की कैटेगरी है ही नहीं, फिर भी पुअर की कैटेगरी में बांटा जाता है। नन पुअर मतलब जो रिच लोग हैं। ठीक है, इन क्रोनिक पुअर सम पीपल आर ऑलवेज पुअर, सम आर यूजुअली पुअर। क्या कह रहे हैं कि ये जो पहला वाला दोनों कैटेगरी था, सम था ना कि ओकेजनली पुअर और ऑलवेज पुअर, ये दोनों जो है क्रोनिक पुअर के अंदर आते हैं। मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं कि हमेशा गरीब होते हैं या फिर कभी कभी गरीब होते हैं, मतलब कि कहने में, बट देयर में समटाइम लिटिल मोर मनी। लेकिन क्या करें, कभी कभी उनके पास पैसा भी हो सकता है, जैसे कैजुअल वर्कर या लेबर वर्कर जो हो गए। अनदर ग्रुप ऑफ चर्निंग पुअर हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। या चर्निंग पुअर उनको बोलते हैं जो रेगुलरली मतलब कि गरीबी में कभी आते हैं, कभी गरीबी से बाहर निकल जाते हैं, जैसे सीजनल वर्कर हो गए ये सब। ठीक है, एंड द ओकेजनली पुअर रीच मोस्ट ऑफ द टाइम। ओकेजनली पुअर ऐसे बोलते हैं जो अधिकांशतः समय अमीर होते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी गरीब हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उसका खेती अच्छा चल रहा है तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, लेकिन किसी साल उसका फसल बर्बाद हो गया, तो एक साल के लिए वो गरीबी रेखा के अंदर आ गया। दे आर कॉल्ड ट्रांजिएंट पुअर। ऐसे लोगों को ट्रांजिएंट पुअर बोलते हैं। एंड देन दे आर दोज हु वर नेवर पुअर। ठीक है, बाकी जो है जो कभी पुअर नहीं होते, यानी कि नन पुअर। पॉवर्टी 2 तरह का होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी करने का मतलब कि एक इनकम, एक लाइन डिफाइन कर दिए, उसके नीचे वाले जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के, मतलब कि जितने लोग हैं सब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएंगे, विच इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल बेसिक नीड।
नेक्स्ट रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या है कि कंपैरिजन करना है, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी में अमीर आदमी को भी गिना जा सकता है। मान लीजिए कोई आदमी है जो 10 लाख रुपये एक साल में कमाता है, 10 लाख रुपये कमाता है, एक आदमी 2 लाख कमाता है, एक आदमी 15 लाख कमाता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो तीनों आदमी गरीबी रेखा से ऊपर है, लेकिन जो 10 लाख वाला है 2 लाख वाले के मुकाबले में अमीर है, लेकिन 15 वाले के गरीब में है, तो हो गया रिलेटिव पुअर, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होगा कि ये जो है हर कोई इसके अंदर आ सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में वही आएगा जो एक लेवल से नीचे होगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है, ये है लॉरेंज कर्व और गिनी कोएफिशिएंट। लॉरेंज कर्व क्या है कि लॉरेंज कर्व मेजर द इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन कंट्री। द कंट्री में इनकम डिस्पैरिटी कितना, यानी कि ये बोला जाए तो इनइक्वालिटी अकाउंट करता है, ठीक है। इट इज डेवलप्ड विद मैक्सवेल लॉरेंज इन इंडिया 1905, 1905 में इसको डिस्कवर मतलब कि डेवलप किया गया था लॉरेंज के द्वारा, इसीलिए इसका नाम लॉरेंज कर्व है। ये क्या निकालता है तो इनकम डिस्पैरिटी निकालता है, इनकम डिस्पैरिटी। अ पॉइंट ऑन दिस कर्व शो दैट इंडिविजुअल हु आर बिलो अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ लेवल इनकम इन लॉरेंज कर्व डिस्प्ले इनइक्वालिटी, ठीक है। देयरफॉर द एब्सोल्यूट पैरिटी लाइन रिमेन एज फार एज फ्रॉम द लॉरेंज कर्व ग्रेटर विल द डिस्पैरिटी। ये क्या करा कि जैसे एक लॉरेंज कर्व बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये लॉरेंज कर्व एक कर्व बनाया जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्पैरिटी होगा इस कर्व में, तो उतना ही ज़्यादा, ये कर्व जितना ज़्यादा डीप होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ का इनइक्वालिटी होगा, ठीक है। और इसी के जैसा गिनी कोएफिशिएंट है, तो इसमें भी जो इनइक्वालिटी ही मेजर किया जाता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के इनइक्वालिटी ही देखा जाता है। इट इज डिफाइंड द रेशियो बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन क्या करें, लॉरेंज कर्व में जो है बस ऐसे कर्व दिखाया जाता है यहाँ पे, इनकम डिस्पैरिटी कितना। मान लीजिए कि कंप्लीटली एकदम स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ऐसा किसी कंट्री का लॉरेंज कर्व है, इसका मतलब वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। यदि ऐसे अब इस लाइन से जितना दूर जाएगा, है ना, जैसे लॉरेंज कर्व को हम एक बार फिर से बोलते हैं, मान लीजिए कि ये जो है इस तरह का, ये ओरिजिनल वाला लॉरेंज कर्व है, मतलब कि आइडियल लॉरेंज कर्व है। यदि किसी कंट्री में इनइक्वालिटी नहीं होगा तो लॉरेंज कर्व ऐसा होगा, ठीक है। और यदि किसी कंट्री का मान लीजिए कि ऐसे है, यहाँ लॉरेंज कर्व जाता है ए वाले पोर्शन पे, यानी उस कंट्री में इनइक्वालिटी थोड़ा सा है। यदि किसी कंट्री में ऐसे है तो यानी कि उसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। यदि किसी का ऐसा लॉरेंज कर्व है ई वाले पॉइंट पे, यानी कि उस कंट्री में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यानी कि उससे जितना दूर होगा उतना ही ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी कहलाएगा उसका, ठीक है। यदि किसी कंट्री का ग्राफ मान लीजिए कि इसी लाइन पे आ जाता है तो यानी उस कंट्री में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो गिनी कोएफिशिएंट इसमें एक स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 1 एक्सप्रेस मैक्सिमम इनइक्वालिटी। यदि गिनी इसका जो वैल्यू 1 आता है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम इनइक्वालिटी, और 0 आता है तो उसको बोलते हैं मिनिमम इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ग्लोबल गिनी कोएफिशिएंट 0.66, यानी कि ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो गिनी कोएफिशिएंट 0.66 है। और इंडिया का जो गिनी कोएफिशिएंट है 0.37 से 0.42 के बीच में, यानी कि गिनी कोएफिशिएंट जितना कम होता है उतना बढ़िया होता है, ठीक है। यानी कि ग्लोबल एवरेज से अच्छा स्थिति है इंडिया का, ठीक है। गिनी कोएफिशिएंट जितना कम होता है उतना बढ़िया होता है, क्योंकि 0 शो करता है मिनिमम इनइक्वालिटी को, यानी कि उस कंट्री में इनइक्वालिटी नहीं है, सारे लोगों का इनकम लगभग बराबर है, उसमें ना कोई अमीर है ना गरीब है, लगभग सारे लोग बराबर हैं। इनइक्वालिटी का मतलब कि एक कंट्री मतलब एक आदमी काफ़ी ज़्यादा अमीर है, एक आदमी कम अमीर है, यानी कि उसके पास एक के पास करोड़ रुपया है, एक के पास 10 रुपया है, तो ये हो गया इनइक्वालिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को मेजर हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इज फॉलो कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल। तो क्या करें, कॉमन मेथड है पॉवर्टी को मेजर करने का, वह इनकम और कंजम्पशन लेवल। आदमी कितना इनकम कर रहा है या फिर कितना खर्च कर रहा है। जनरली एन एवरेज कैलोरी ऑफ 2400 कैलोरी फॉर अ रूरल पर्सन एंड 2100 फॉर अर्बन पर्सन टेकन डिटरमाइनिंग वैल्यू। क्या करें कि जैसे कोई आदमी यदि 2400 कैलोरी खत्म करता है एक दिन में, इंटेक करता है तो उतना खाता है, या फिर शहरी लोग 2100 कैलोरी यदि खाते हैं तो गरीब नहीं माने जाएंगे, उनको डिटरमाइन मतलब एक बाउंड्री लाइन है, उसके ऊपर वाले को गरीब अमीर माना जाएगा, नीचे वाले को गरीब। इन 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ। क्या करें, 2011-12 में महीने का इनकम 816 रुपये फिक्स किया गया था फॉर द रूरल एरिया एंड 1000 फॉर अर्बन एरिया। द अर्बन एरिया में लोअर कैलोरी रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं कि अर्बन एरिया में लोअर कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है एंड एट अ हायर पॉवर्टी लाइन। क्या कह रहे हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि कैलोरी रिक्वायरमेंट यहाँ कम है लेकिन पैसा का टर्म यहाँ पे ज़्यादा है ना रूरल के मुकाबले। तो इसका क्या कारण है, तो दिया गया है कि बिकॉज द प्राइसेज इन अर्बन सेंटर रिलेटिवली हायर देन द रूरल एरिया, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे किसी सामान का जो प्राइस होता है ग्रामीण क्षेत्र से महंगा होता है। द गवर्नमेंट जनरली यूजेज द फिगर्स ऑफ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एज अ वेरिएबल टू डिटरमाइन द हाउस होल्ड डेट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर। हाउएवर स्कॉलर्स पॉइंटेड आउट अ प्रॉब्लम इन दिस मेथड। क्या करें कि हालांकि कुछ लोग इसमें प्रॉब्लम निकालते हैं, एज इट प्लेसेज ऑल द पुअर अंडर वन हेड एंड डजंट डिटरमाइन अमंग द पुअर देमसेल्फ, क्योंकि इसमें सारे गरीब लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है। मान लीजिए कि कहा गया कि 816 रुपया जो महीना में कमा रहा है वो गरीब नहीं है, ठीक है, ओरिजिनली कहा यही गया है
कि महीना में यदि 816 रुपया कमा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में और महीना में 1000 कमा रहा है शहरी क्षेत्र में, तो गरीब नहीं है। 2011-12 का डिफिनीशन, अभी भी यही डिफिनीशन चल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस समय भी 1000 रुपया इतना ज़्यादा हुआ करता था कि एक महीने का खर्चा चल जाएगा। यानी डेली कोई आदमी 30 रुपया कमा रहा है तो, या 30 रुपया खर्च कर रहा है बोल सकते हैं, इनकम और कंजम्पशन लेवल दोनों यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। यार कमा रहा है या फिर 30 रुपया एक दिन में खर्च कर रहा है तो आदमी गरीब नहीं माना जाएगा। तो 30 रुपया तो हर कोई खर्च करता है, इसका मतलब कंट्री में कोई गरीब ही नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी का इनकम 999 रुपया है, 1000 रुपया जो था बाउंड्री लाइन था, तो ये तो गरीब में आएगा। और किसी एक आदमी का इनकम 200 रुपया महीना में, ठीक है, तो ये दोनों तो गरीब ही हैं, लेकिन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, दोनों तो यही यहाँ पे कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा दोष यही है कि गरीब के बीच में भी एक जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। जो बाउंड्री लाइन के एक पास वाला हो गया, मान लीजिए बाउंड्री लाइन था 1000 रुपया, इसके एक नज़दीक वाला हो गया जो 900 रुपये महीना कमाता है और एक आदमी 200 रुपये कमाता है, तो सरकार के नज़र में दोनों तो बराबर है, क्योंकि दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, दोनों को सेम रेट पे चावल दिया जाएगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द पुअर को एक हेड की तरह देखता है, डजंट डिफरेंशिएट अमंग द पुअर देमसेल्फ, पुअर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करता है। ऑल्सो द प्योर इकोनॉमिक बेसिस ऑफ दिस मेथड इज ऑफन क्वेश्चन, हाउएवर द गवर्नमेंट यूज दिस मेथड टू सेलेक्ट द पुअर एज अ ग्रुप एंड टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू देम। अब देखिए, और दूसरा तरीका क्या है, तो हेड काउंट रेशियो। इट इज अ पॉपुलर मेजर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्या कह रहा है कि इंडिया पॉवर्टी मेजर करने का एक पॉपुलर मेथड है। इट रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन। क्या कह रहा है कि इसमें देखा जाता है कि टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रोपोर्शन में पुअर लोग है। दिस मेजर गिव द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी प्रिवेलेंट इन द कंट्री। इसमें पता चलता है कि कितना गरीब आदमी इंडिया में है। हाउएवर सिंस द फिगर अंडर दिस मेथड आर इन परसेंटेज, इट डजंट गिव द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर। जस्ट टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर, द रीजन्स विथ मोस्ट पॉवर्टी एंड अदर मेथड इज रिक्वायर्ड। तो ये सब आउटडेटेड फार्मूला है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉवर्टी मेजर करने का। जैसे हेड काउंट रेशियो हो गया, इसमें परसेंटेज के तौर पे निकाला जाता है कि कितने % लोग पुअर है। हेड काउंट रेशियो में यही निकाला जाता है कि उस एरिया में कितने % लोग पुअर हैं, तो उस एरिया के लिए अलग कुछ वहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यू मेथड पर मेजर पॉवर्टी मेजर करने का नया पैमाना क्या है। तो एट द वर्ल्ड लेवल UNDP सेट पैरामीटर टू मेजर पॉवर्टी, वेयर इन इंडिया प्लानिंग कमीशन नाउ नीति आयोग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी सेट द पैरामीटर्स। क्या कह रहा है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे UNDP जो है सेट करता है एक पैरामीटर पॉवर्टी मेजर करने का, जो कि इंडिया में नीति आयोग के द्वारा काम किया जाता है, जो पहले प्लानिंग कमीशन था। अर्लियर UNDP सेट ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI लाया जाता था एज अ पैरामीटर टू मेजर पॉवर्टी इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट 2010 ऑनवर्ड इज स्विच्ड ओवर द न्यू पैरामीटर नेमली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या कह रहा है कि पहले एक HDI के अंदर में ही एक आता था HPI। ठीक है, जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आता था, हम लोग आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। तो जो HDR आता था, HDR जो आता है अभी भी आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसी के अंदर एक HPI आता था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। लेकिन 2010 के बाद एक अलग UNDP के द्वारा निकाला जाने लगा, जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर जो है देखा जाता है, हम लोग उसमें बताए थे कि 10 क्राइटेरिया उसमें है, 10 फैक्टर के रूप में देखा जाता है, जिसको 3 आधार पर बांटा गया है। सिमिलरली इन इंडिया प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूट एक्सपर्ट कमेटी एट रेगुलर इंटरवल। तो उसी तरह से रेगुलर इंटरवल पे, मतलब कुछ दिन के बाद प्लानिंग कमीशन जो कि नीति आयोग बन चुका है, वो मतलब पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट सेटअप करते रहती है कमेटी। द HPI कॉन्सेंट्रेट ऑन डिप्राइवेशन इन द 3 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो HPI में 3 चीज़ देखा जाता है। पहला, द फर्स्ट डिप्रिसिएशन रिलेट टू द सर्वाइवल, द लाइकनेस ऑफ डेथ एट रिलेटिवली अर्ली एज एंड रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टू एज टू 40 and 60 रेस्पेक्टिवली फॉर द HPI 1 एंड HPI 2। जैसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले देखा जाता था कि जीने का वहाँ पे कितना उम्मीद है ना। कहने का मतलब कि कोई आदमी जो है जब जन्म लिया है, कोई बच्चा जन्म लिया है, तो 40 वर्ष तक या 60 वर्ष तक पहुँचने का उसका कितना उम्मीद है, उसको सबसे पहला क्राइटेरिया देखा जाता है। दूसरा, द सेकंड डायमेंशन रिलेट टू द नॉलेज बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग एंड कम्युनिकेशन इज मेजर्ड द परसेंटेज ऑफ एडल्ट हु आर इलिटरेट। दूसरा यहाँ पे लिटरेसी को देखा जाता था। और तीसरा क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि पार्टिकुलर इकोनॉमिक प्रोविजन है ना, उसका इनकम कितना है, इसके आधार पे HPI निकाला जाता था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। यहाँ पे एक टर्म आता है कंडीशनल कैश ट्रांसफर। CCT इमर्जिंग एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू फाइट पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। क्या कर दुनिया में पॉवर्टी से लड़ने के लिए CCT जो है कंडीशनल कैश ट्रांसफर एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के रूप में उभरा है। हियर द गवर्नमेंट ट्रांसफर द कैश टू द बेनिफिशियरी। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, जो बेनिफिशियरी है उसको कैश ट्रांसफर कर देती है कंडीशनल अपॉन सर्टेन एक्शंस बाय द रिसीवर। दिस एक्शंस कुड इंक्लूड इनरोलिंग चिल्ड्रन टू स्कूल। तो जैसे कि यहाँ पे लेकिन कैश तो ट्रांसफर करती है, लेकिन कुछ कंडीशन लगाया जाता है कि आपको इसलिए पैसा दिया जा रहा है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जैसे बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना, या फिर डॉक्टर से चेकअप कराना, या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जैसे 6000 रुपया दिया जाता है आजकल, जो प्रेग्नेंट लेडीज उनको 6000 रुपया दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन है कि आपको हॉस्पिटल में जाकर के मतलब कि डिलीवरी करवाना है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो गया।
उसके अलावा वैक्सीन लगाने के लिए मतलब कुछ कंडीशन के आधार पे मतलब पैसा देती है। जैसे स्कूल में बच्चों को दिया जाता है, ड्रेस के लिए पैसा दिया जाता है, मिड डे मील के लिए कभी कभी पैसा दे दिया जाता है। तो ये हो गया कंडीशनल कैश ट्रांसफर। सीसीटी हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी नॉट ओनली बाय प्रोवाइडिंग कैश टू नीडी हाउस होल्ड बट ऑल्सो इंक्लूडिंग पॉजिटिव बिहेवियर इन द पीपल थ्रू द कंडीशन। क्या करें कि सीसीटी की मदद से तो मतलब कंडीशनल कैश ट्रांसफर की मदद से पॉवर्टी से लड़ने में तो मदद मिलता ही है, जो जरूरत लोग उनको डायरेक्टली वहाँ पे पैसा दे करके, बल्कि इससे लोगों में एक पॉजिटिव बिहेवियर भी आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को आप खाना दे दीजिए तो ज़्यादा खुश नहीं होगा, बल्कि उसको आप पैसा दे दीजिए तो ज़्यादा खुश हो जाएगा। यही देखा गया है कि यदि सरकार जो है ड्रेस दे देती डायरेक्ट स्कूल में तो लोग वहाँ पे ज़्यादा खुश नहीं होते, मतलब तो लोग वहाँ पे खुश नहीं होते। लेकिन सरकार जो ड्रेस के लिए पैसा दे रही है कि आपको 600 रुपया दे देते हैं, आप ड्रेस खरीद लीजिएगा, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा खुश हो रहे हैं। वही यहाँ पे बोला गया है। अब नेक्स्ट है इनइक्वालिटी एडजस्टेड पर कैपिटा इनकम कॉन्सेप्ट। एक नया पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम किसको बोलते हैं, तो कंट्री का जो एवरेज इनकम उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, कि एक आदमी कितना कमाता है एवरेजली। और इनइक्वालिटी एडजस्टेड, इनइक्वालिटी उसमें से माइनस करना है, तो क्या है, नॉन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज फॉर्मुलेटेड दिस कॉन्सेप्ट बाय एडिंग द लेवल ऑफ इनकम इन डिस्ट्रीब्यूशन द कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो अकॉर्डिंग टू हिम W इक्वल टू यहाँ पे जैसे फार्मूला दिया हुआ है, जहाँ पे वेलफेयर इक्वल टू पर कैपिटा इनकम माइनस इनइक्वालिटी। ठीक है, W इक्वल टू म्यू इंटू 1 माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला है, यहाँ पे W वेलफेयर को दिखाता है, तो आप याद रखें वेलफेयर इक्वल टू पर कैपिटा इनकम 1 माइनस इनइक्वालिटी। यहाँ पे जी एक्चुअली गिनी कोफिशिएंट वाला टर्म यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया कि वेलफेयर जो है, जैसे इनइक्वालिटी कहने का मतलब क्या होता है कि कंट्री के में इनकम का डिस्पेरिटी कितना है, एक तरफ कई हाई इनकम वाले लोग भी हैं और एक तरफ कई लो इनकम वाले लोग भी हैं। तो ये फार्मूला किस चीज़ का है, तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो वेलफेयर इक्वल टू पर कैपिटा इनकम इंटू 1 माइनस जो हमारा गिनी कोफिशिएंट वाला टर्म आया था इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में स्टडी मतलब पॉवर्टी के बारे में कब से पढ़ा जाने लगा। द फर्स्ट स्टडी ऑफ पॉवर्टी डन बाय दादा भाई नौरोजी। तो पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1870 में गरीबी के बारे में पढ़ा गया था, इंडिया में रिसर्च किया गया था। सबसिक्वेंटली मिस्टर BS मिनहास प्रेजेंटेड रिपोर्ट इंडिकेटिंग अ डिक्रीज इन पॉवर्टी इन द विलेज बिटवीन द ईयर 1958, 59 एंड 69। तो कहा जा रहा है कि 58-59 के सेशन से लेकर 67-68 के सेशन के बीच में गरीबी कितना कम हुआ है, इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था मिस्टर BS मिनहास के द्वारा। नेक्स्ट है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस PT ओझा एंड पर्नव प्रेजेंटेड अ स्टडी विच शोड इंक्रीज इन पॉवर्टी बिटवीन अबव ईयर्स। वहीं इसके विपरीत यदि देखा जाए तो ये दोनों के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें बताया कि हालांकि कि पॉवर्टी घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। बट फेमस इकोनॉमिस्ट दादेनकर एंड राथ कंसीडर पॉवर्टी इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया ऑलमोस्ट स्टेबल। लेकिन यहाँ पे और इकोनॉमिस्ट थे, ये सब जो है इंडिपेंडेंट सर्वे हो रहा था। इंडिपेंडेंट सर्वे करने का मतलब कि सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा था, जो इकोनॉमिस्ट है अपने हिसाब से सर्वे कर रहे थे। वहीं इनके द्वारा कहा गया कि यह लगभग स्टेबल है ना, रूरल एरिया और अर्बन दोनों जगह जो है लगभग स्टेबल है, लगभग स्थिर है। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन डन इन 1962। 1962 में पहली बार जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा पहली बार प्रयास किया गया था पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने का। अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम ₹20 वाज कंसीडर पॉवर्टी। उस समय 20 रुपया को जो है पॉवर्टी लाइन माना गया था। अब पॉवर्टी एस्टिमेशन बाई कमेटी इन इंडिया। तो इंडिया पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कौन कौन सा कमेटी सेटअप किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लकड़ावाला कमेटी। इन सितंबर 1989 द प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूट एन एक्सपर्ट ग्रुप टू कंसीडर मेथोलॉजिकल एंड कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। तब इंडिया में कितने लोग गरीब हैं, किस प्रोपोर्शन में, मतलब कितने % में गरीब हैं। ठीक है, इसको पता करने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप सेटअप किया गया था सितंबर 1989 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा। द चेयरमैन ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप वाज प्रोफेसर DT लकड़ावाला। तो जो चेयरमैन थे इस एक्सपर्ट ग्रुप में उनका नाम था प्रोफेसर DT लकड़ावाला। इसका रिपोर्ट आया था 1993 में, लगभग 4 साल बाद। उसमें क्या क्या सजेशन क्या था, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कैलोरी कंजम्पशन एज अर्लियर। क्या करें कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो पैसा के आधार पे नहीं बल्कि कैलोरी एक्सपेंडिचर के आधार पे देखा जाए। ठीक है, आगे है कि स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन शुड बी कंस्ट्रक्टेड एंड दिस शुड बी अपडेटेड यूजिंग द CPI। ठीक है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। CPI कई तरह का होता है, एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, एक होता है एग्रीकल्चर वर्कर, एक होता है CPI कंबाइंड। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे CPI के बारे में जब आगे मिलेगा टॉपिक। तो अभी बस इतना समझिए कि CPI तीन तरह के होते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो हर एक स्टेट के लिए अपना एक पॉवर्टी लाइन डिफाइन करना चाहिए। जैसे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक पॉवर्टी लाइन था उस समय भी, आज भी वही है। तो हर स्टेट को भी अपना एक पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करना चाहिए कि हमारे स्टेट में इतना खाने वाले या फिर इतना कमाने वाले लोग गरीब हैं, इसके ऊपर वाले गरीब हैं, इसके नीचे वाले गरीब नहीं है, जो भी हो वहाँ पे।
तो वही यहाँ पे कहा गया, और उसको समय समय पे अपडेट करना चाहिए CPI इंडस्ट्रियल वर्कर अर्बन एरिया में, मतलब कि इस इंडेक्स को देखते हुए अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लेबर वाला इंडेक्स को देखते हुए। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्केलिंग ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट बेस्ड ऑन द नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, तो नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स के आधार पर जो पॉवर्टी एस्टिमेट लगाया जाता है उसको डिसकंटिन्यू किया जाए। दिस एज्यूम दैट द बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विस यूज टू कैलकुलेट CPI IW एंड CPI AL रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पुअर। इनके अनुसार ये कहा गया था, मतलब इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो जो सामान या सर्विस को लिया जाता है CPI IW में और CPI AL में, बास्केट ऑफ गुड कहने का मतलब हुआ कि CPI IW निकालते समय कौन कौन से सामान को ध्यान में रखा जाता है। जैसे CPI निकालते समय मान लीजिए कि वहाँ पे अनाज को ध्यान में रखा गया, सब्जी को ध्यान में रखा गया कि सब्जी में महंगाई कितना बढ़ा है, अनाज में महंगाई कितना बढ़ा है, तो ये सब यदि ध्यान में रखा गया है तो CPI निकालते समय ये सब ध्यान में रखा जाता है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि जो बास्केट यूज किया जाता है गुड्स और सर्विस का CPI IW और CPI AL निकालने में, ये पुअर लोगों के कंजम्पशन के पैटर्न को दिखाता है। इसलिए जो है इसके आधार पर मतलब कि हम लोग को स्टेट यहाँ पे पुअर एस्टिमेट लगाना चाहिए, न कि नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स के डाटा के आधार पर। अब तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट, तो तेंदुलकर कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट इन दिसंबर 2009 टू द प्लानिंग कमीशन। ये हाल फिलहाल का मतलब 2009 का कमेटी है। इन इट्स फाइंडिंग दिस कमेटी हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द जस्ट कैलोरी क्रिएटेशन डिफाइनिंग टू द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी दैट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, क्लॉथिंग इन एडिशन टू द फूड। क्या कह रहा है कि इसमें एक और जोड़ा गया कि सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन को ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि आदमी कितना खर्च कर रहा है अपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे, कपड़ा पे और अपने खाना पे भी। द अपडेटेड पॉवर्टी एस्टिमेट ऑफ तेंदुलकर कमेटी हैव लोअर्ड द पॉवर्टी लाइन फ्रॉम 32 टू 28। क्या कह रहे हैं कि उसमें पॉवर्टी लाइन को और कम कर दिया गया, 32 रुपये से घटा करके 28 रुपये कर दिया। अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट 41.8% पॉपुलेशन इन रूरल एरिया एंड 25.7% इन अर्बन एरिया लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। उनके अनुसार 41.8% रूरल एरिया में और 25.7% अर्बन एरिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे था। द प्लानिंग कमीशन हैज अपडेटेड द पॉवर्टी लाइन एंड पॉवर्टी रेशियो फॉर द ईयर 910 एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द तेंदुलकर कमेटी यूजिंग NSS 66 राउंड डाटा फ्रॉम द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड ऑन एन एवरेज बाई 1.5% पर ईयर। तो क्या करेगा 2004 से 2009 के बीच में हर साल 1.5% के लगभग पॉवर्टी घटा है। 2 मेथड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन आता है। यहाँ पे 2 मेथड क्या क्या है, तो पहला यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, नेक्स्ट है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। ये क्या है, तो हेयर कंजम्पशन डाटा इज आस्क्ड फॉर 30 डे। यहाँ पे जैसे लोगों से सर्वे किया जाता है और 30 दिन का कंजम्पशन डाटा उनसे पूछा जाता है, ठीक है। रिकॉल पीरियड फॉर ऑल टाइम्स। द अपडेटेड पॉवर्टी एस्टिमेट ऑफ तेंदुलकर कमेटी है लोअर द पॉवर्टी लाइन फ्रॉम 32 अ डे टू 28। नेक्स्ट है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, हेयर कंजम्पशन इज आस्क्ड फॉर 5 इनफ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम। तो कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे पूछा जाता है कि एक महीने में आप क्या क्या कंज्यूम किए हैं लोगों से, तो लोग अंदाज से बताएंगे कि हम एक महीना में इतना दिन जो है भिंडी खरीदे थे, इतना दिन जो है ये सब्जी खरीदे थे। इसके अलावा और बताएंगे कि हाँ हम कपड़ा भी खरीदे थे इस एक महीना में, है ना। तो इसके आधार पर देखा जाता है कि कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं और उसके आधार पर यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में क्या होता है कि इसमें जो है ये पूछा जाता है कि जैसे कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके 5 आइटम के बारे में पूछा जाता है। क्लोथिंग के बारे में जैसे उनसे ये नहीं पूछा जाएगा आप क्या खाए थे एक महीने में या क्या खरीदे थे, ये नहीं पूछा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा पिछले महीना में आप कपड़ा खरीदे हैं कि नहीं, फुटवियर खरीदे हैं कि नहीं। ड्यूरेबल गुड बोलते हैं जो ज़्यादा दिन तक चलने वाला सामान है। ड्यूरेबल गुड में मेनली मशीनरी आइटम आते हैं या फिर जो बर्तन वगैरह होता है उसको ड्यूरेबल गुड का मतलब तो जो ज़्यादा दिन तक उसका ड्यूरेशन लंबा हो उसको ड्यूरेबल गुड बोलते हैं। एजुकेशन और इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर 365 डे रिकॉल पीरियड से पूछा जाता है कि पिछले साल में, ठीक है, ये 5 चीज़ के बारे में पूछा जाता है कि पिछले लास्ट ईयर मतलब कि पिछले 1 साल में आप इस पर कितना खर्च किए हैं, क्या कपड़ा खरीदे हैं या फिर कोई चप्पल वगैरह खरीदे हैं, है ना, या फिर फ्रिज एसी वाटर कूलर कुछ भी खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं। एजुकेशन पर कितना खर्च किए हैं, मेडिकल एक्सपेंस पे आपका कितना खर्च हुआ लगभग 1 साल में, तो रिकॉल कराया जाता है वहाँ पे। तो एक्यूरेट तो कोई भी नहीं बता पाएगा लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज लगाया जाता है। और बाकी सारे आइटम के लिए जैसे खाना वाला आइटम हो गया या फिर जो डेली यूज का आइटम उसके लिए 30 दिन का रिकॉल पीरियड यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह से कंजम्पशन निकालने के लिए 2 एस्टिमेट है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। आगे पढ़ते प्रोपोर्शन स्टडी ऑफ NSSO एंड तेंदुलकर कमेटी ऑन पुअर। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी और NSSO का यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने बताया कि 1993 से मतलब उस वाले सेशन में 93-94 में पॉवर्टी रेशियो जो था मतलब रूरल एरिया में इतना पॉवर्टी था, अर्बन में इतना था और टोटल इतना था। यदि उसका एब्सोल्यूट नंबर यानी कि नंबर के टर्म में देखा जाए, ये परसेंटेज में है और यहाँ पे नंबर में है, तो आप यहाँ पे कंपेरिजन देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेट ऑफ पॉवर्टी का क्या स्थिति है। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ऑन 18 अप्रैल 2013
इन इट्स रिपोर्ट entitled वेयर आर द पुअर एंड मोस्ट पुअर ऑब्जर्व दैट 1/3 ऑफ ग्लोबल पुअर आर इन इंडिया। ठीक है, अभी भी ये डाटा मतलब कि क्या उसको बोल सकते हैं कि अभी भी डाटा रिलायबल है, ठीक है, रेलिवेंट है बोल सकते हैं, अभी ये डाटा सही है या रेलिवेंट है। 1/3 ऑफ ग्लोबल पुअर आर इन इंडिया, क्या करा है कि लगभग 1/3 पुअर जो है इंडिया में है, दुनिया के पुअर का। द पुअर इन इंडिया हैव लेस देन US $1.25 अ डे। नेक्स्ट देयर आर अराउंड 120 करोड़ एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे। दुनिया में लगभग 120 करोड़ गरीब हैं। बिटवीन 1980 टू 2010 द डेवलपिंग कंट्री हैव विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेट फ्रॉम 50 to 21%। डिस्पाइट डेवलपमेंट इन अफ्रीका पॉवर्टी इज स्टिल वाइड स्प्रेड। और कहा गया कि अफ्रीका में डेवलपमेंट के बावजूद भी अभी भी वहाँ पे पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है। अब आगे पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, कहाँ बेरोजगारी कितना ज़्यादा उसके बारे में लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली होता क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट रेफर टू द कैपेसिटी इन विच अ वर्कर परस्यूज गेनफुल एक्टिविटी ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। यानी कि किसी एक रेफरेंस पीरियड को देखा जाए तो उसमें कोई वर्कर जो है कुछ कमाता है तो उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एवरी वर्किंग पर्सन एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम। जो भी पर्सन वर्क कर रहा है वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जिससे कंट्री डेवलप कर रहा है बाई एंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि रियल में तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम करके मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है कंट्री के डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कई तरह के होते हैं। जैसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। ये क्या होगा? द वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लिवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि जिनका अपना बिजनेस होता है, आम भाषा में समझ लीजिए तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैजुअल वेज वर्कर। द कंस्ट्रक्शन वर्कर नोन एज कैजुअल वेज वर्कर। द कैजुअल वेज वर्कर बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर को। सच लेबर आर कैजुअली इंगेज इन अदर फार्म्स एंड इन रिटर्न दे गेट रिम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन। ठीक है, ऐसे वर्कर क्या करते हैं? तो दूसरे के खेत में या फिर दूसरे के घर को बनाते हैं और उसके बदले उनको पैसा मिलता है, रिम्यूनरेशन मिलता है, मतलब पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट रेगुलर सैलरीड या वेज एम्प्लॉय। तो वेज एम्प्लॉय बोलते हैं जो रेगुलर सैलरीड है उनको महीना में पेमेंट मिलता है। When a worker is engaged by someone or enterprise and paid his or wage in regular basis is called regular salaried employed। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कोई आदमी जो है अपनी काबिलियत के अनुसार से उसको जॉब नहीं मिला है। इट इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ जॉब विच इज नॉट कमेंसेट विथ हाइज या हर क्वालिफिकेशन स्किल एंड एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए कोई आदमी MA पास है और उसको जो जॉब मिला है LDC का मिला है। तो आदमी MA पास यानी कि वो प्रोफेसर बनने के लायक है, लेकिन वो LDC का जॉब उसको मिला है। तो ये हो गया या एम्प्लॉयमेंट तो है, रोजगार तो है, पैसा इसको मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो उसके अपनी काबिलियत के अनुसार से जॉब नहीं मिला है। आदमी ग्रेजुएशन कर लिया है ना कि BA पास हो गया, वो IAS बनने के लायक है, लेकिन जाकर कोई MTS में उसको जॉब मिला है, ठीक है, जिसके लिए मात्र 10th पास रिक्वायरमेंट है, या ग्रुप D का जॉब उसको मिला है रेलवे में। तो ये क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आदमी जो अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर या फिर अपने स्किल के लायक उसका जॉब नहीं मिला है। अंडर दिस कंडीशन कैपेबिलिटीज ऑफ वर्कर्स आर नॉट यूटिलाइज टू ऑप्टिमम लेवल। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो वर्कर का कैपेसिटी है, जो वर्कर के काम करने का क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो नहीं यूज हो पाता है अपने मैक्सिमम लेवल पे। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अनदर प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इट मेजर हाउ वेल द लेबर फोर्स इज बीइंग यूटिलाइज। अंडर एम्प्लॉयमेंट यदि नहीं होता तो लेबर फोर्स को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। जैसे MA पास आदमी वो भी LDC का जॉब कर रहा है, इमेजिन कीजिए, तो उसके बदले यदि वो प्रोफेसर का जॉब करता तो ज़्यादा बेटर होता, कंट्री के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता। अब टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट कितने तरह का होता है? तो सबसे पहले है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट इज कॉमनली डिफाइंड एज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर टाइम ऑफ द वर्कर। सम ऑफ द पर्सन कैटेगराइज एज यूजुअली एम्प्लॉयड डू नॉट हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। जैसे क्या कर रहा है कि इसमें अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर टाइम का यूज नहीं कर पाना। मान लीजिए कि कोई आदमी काफ़ी ज़्यादा जॉब वाला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो स्किल्ड है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मेरिट है, लेकिन साल में उसको 6 महीना ही काम मिल रहा है, तो भी एक तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो उसको बोलते हैं विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जैसे किसी एक सीजन में वर्क मिल रहा है उसको एंड देयर लेबर इज नॉट फुली यूटिलाइज, दे आर देयरफॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट। देयर अंडर एम्प्लॉयमेंट इज टर्म विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे अंडर एम्प्लॉयमेंट को विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, या फिर इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जा सकता है। If they report themselves not to be working with respect to a shorter reference period. Next है invisible unemployment, sorry under employment। इसके अंदर क्या होता है कि some employed person particularly the same employed may appear to work throughout there but the work they pursue may not fill their need in term of generating sufficient income giving fulfillment to them। जैसे क्या करें, इसमें होता क्या है कि लोग खास करके सेम एम्प्लॉयड लोग, ठीक है, लगता है कि वर्क कर रहे हैं, मतलब कि पूरे साल वर्क करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन साल के कुछ महीने में इनको जो है अपना मैक्सिमम लेवल तक नहीं पेमेंट मिल पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, उसको कैपेसिटी है कि 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकता है, ठीक है, ये उसका मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो मान लीजिए कि हो सकता है कि साल के 8 महीने उसको 12th तक के बच्चे मिलते हैं,
ठीक है, लेकिन 4 महीना जो है उसको 10 तक का ही स्टूडेंट मिल पाता है। तो ये क्या हो गया, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। तो लोगों को तो लगेगा ना कि हाँ आदमी एम्प्लॉयड है, पढ़ा भी रहा है, ठीक है, लेकिन साल के 8 महीने में अपने जो कैपेसिटी उसका मैक्सिमम यूज कर रहा है, बाकी के 4 महीने अपने कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएस, पर्सन हु इज ओइंग टू लैक ऑफ वर्क हैड नॉट वर्कड बट आइदर साउट वर्क थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इंटरमीडिएट, फ्रेंड और रिलेटिव, और मेकिंग एप्लीकेशन टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज और एक्सप्रेस्ड इज विलिंगनेस टू एबिलिटी ऑफ वर्क, द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ वर्क एंड रिम्यूनरेशन इज कंसिडर्ड एज द सीकिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जितना बड़ा समस्या है उतना ही बड़ा डिफिनीशन है एनएसएसओ के द्वारा। इसको हम सिंपल में आपको समझाते हैं कि यदि कोई पर्सन है काम करना चाहता है, ठीक है, काम करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है और रोजगार ढूंढ रहा है, ठीक है। जैसे सबसे पहला इसमें कंडीशन क्या है कि वो रोजगार काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिल रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है। कैसे ढूंढ रहा है, तो या तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर जो सरकार के द्वारा खोला जाता है वहाँ से, और भी कोई इंटरमीडिएट से ढूंढ रहा है, किसी फ्रेंड से ढूंढ रहा है, किसी रिलेटिव से ढूंढ रहा है, मतलब उसको बोल रहा है कि कहीं काम मिले तो हमको बताना, या कहीं अप्लीकेशन दे रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, और या फिर अपना काम करने के लिए मतलब वो इच्छुक है, काम करने का इच्छुक है, ठीक है, अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन। अभी जो कंडीशन है दुनिया में चल रहा है उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो बहुत लोग क्या होंगे, अभी काम करना नहीं चाहेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि उस समय जो कंडीशन है दुनिया में, उस समय की स्थिति के अनुसार यदि कोई आदमी काम करना चाहता है और काम करने खोजने के प्रयास में है, वो खोज किसी भी तरीके से रहा, अपने कहीं एप्लीकेशन दे रहा है, कहीं रिलेटिव से या फ्रेंड से, ठीक है, और बदले में उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए या फिर किसी भी तरह का रिम्यूनरेशन चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी पढ़ लिख गया और घर पे बैठा हुआ है, फॉर्म नहीं भर रहा है, जॉब नहीं खोज रहा, उसको हम अनएम्प्लॉयड बोल देंगे, तो ये गलत बात है। सबसे पहले क्या, आदमी के अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट डिफाइन अनएम्प्लॉयड पर्सन एज वन इज एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट इवन 1 आवर इन हाफ अ डे। क्या कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट के अनुसार तो अनएम्प्लॉयड वो भी पर्सन को गिन लिया जाता है जो यहाँ तक कि 1 घंटे का भी यदि बेरोजगार है, 1 घंटे भी उसको काम नहीं मिल पाया है एक दिन में, ठीक है, इवन 1 आवर इन हाफ अ डे, यानी कि आधे दिन में, यदि हाफ अ डे का मतलब 12 घंटा, ठीक है, मतलब जो दिन का पीरियड है, यदि उसने पीरियड में उसको 1 घंटा का भी टाइम काम नहीं मिल पाया तो उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जैसे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के बुक में वहाँ पे पढ़ना था अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपने इच्छा से कोई आदमी बेरोजगार है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन अकाउंट ऑफ पर्सन नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द एम्प्लॉयमेंट। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब आदमी जॉब करना चाहता ही नहीं, जॉब्स आर अवेलेबल बट द पर्सन आर नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग एम्प्लॉयड, ठीक है। इट इज साइकोलॉजिकल इन नेचर, ये क्या करे कि साइकोलॉजिकल नेचर मतलब उसके मन का ये स्थिति होता है कि हम काम नहीं करेंगे। देयरफॉर सच टाइप ऑफ पर्सन नॉट इंक्लूडिंग द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयड, इसलिए ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं गिनते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मतलब अनएम्प्लॉयड है लेकिन इनवॉलेंट्री, अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो वहाँ की स्थिति के अनुसार अनएम्प्लॉयड है, मतलब कि परिस्थिति को देखते हुए बेचारा बेरोजगार है। जैसे जो लोग फॉर्म भर रहे हैं लेकिन उनका जॉब लग नहीं रहा है तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे, और जो पढ़ लिख करके घर पे बैठे हुए हैं और फॉर्म नहीं भर रहे हैं या फिर किसी तरीके से हाथ पर नहीं चला रहे हैं तो उनको वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। इट रेफर टू सिचुएशन विच द पर्सन इज इंटरेस्टेड टू वर्क, तो ऐसा सिचुएशन जो जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है। सच पर्सन इंक्लूडिंग द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, ऐसे पर्सन को अनएम्प्लॉयड पर्सन कैटेगरी में गिना जाता है। अंडर दिस देयर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके तहत कई कैटेगरी है अनएम्प्लॉयमेंट के। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि स्ट्रक्चर के कारण, मतलब उस समय जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, समाज का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आया, इसका मतलब क्या होता है, ये रेफर टू द मिसमैच ऑफ जॉब वैकेंसी विद द सप्लाई ऑफ लेबर अवेलेबल। तो क्या करें, जॉब वैकेंसी और लेबर का जो सप्लाई है दोनों के बीच मिसमैच होना, मतलब वैकेंसी कम है सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, या फिर तो ये हो गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। का जो शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, या फिर जो है इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर उसमें शिफ्ट होने के कारण। स्ट्रक्चरल जॉबलेसनेस रिजल्ट फॉर थिंग्स टू लाइक स्किल मिसमैचेज एंड द पॉलिसी टू एड्रेस सच मिसमैचेज इनहेरेंटली लॉन्गर टर्म स्कोप इन्वॉल्विंग एजुकेशन इनकरेजिंग इनोवेशन। तो क्या कह रहा है कि ऐसे में क्या होता है कि जैसे आप इमेजिन कीजिए कि कहीं जो है टाइपिस्ट का काम था, ठीक है, या फिर कोई मतलब कि जो हाथ से लिखने वाला कोई काम था, ठीक है, कोई मुंशी का काम था जैसे जहाँ पे हैंड रिटन एंट्री होता था, हाथ से एंट्री होता था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ का स्ट्रक्चर चेंज हुआ इकोनॉमी का, अब वहाँ पे जो है टाइपिंग मशीन या कंप्यूटर आ गया। तो जो लोग थे जो हाथ से लिखा करते थे तो बेरोजगार हो गए ना, ये लोग तो बेरोजगार हो गए क्योंकि अब उनको जॉब मिलेगा जो कंप्यूटर सीखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये बेरोजगारी आया उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर था उसमें शिफ्ट हो गया,
इसके कारण से जो बेरोजगारी आएगा उसको स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। मान लीजिए कि कल जो ऐसा कोई ट्रेन चलता है जो ड्राइवरलेस ट्रेन है, मतलब उसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, तो जितने भी जो ड्राइवर हैं, या फिर कोई ऐसा कार आता है जो ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, जिसमें ड्राइवरलेस कार जो है, तो जितने भी जो ड्राइवर है वो बेरोजगार हो जाएंगे देखते देखते। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एक लॉन्ग टर्म कोई प्लान लाना पड़ता है। अब जो लोग हाथ से लिखते थे उनको कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे जॉबलेसनेस, मतलब इसके कारण जब जॉबलेसनेस होता है तो स्किल मिसमैच होता है, उनका जो स्किल है उसमें मिसमैच हुआ। ऐसे मतलब इसके लिए पॉलिसी लाना पड़ता है गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाता है, जिसमें एजुकेशन मतलब देना पड़ेगा या फिर कोई इनोवेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड पीपल टेकिंग टाइम आउट ऑफ वर्क बीइंग बिटवीन जॉब्स फॉर लुकिंग फॉर अ जॉब। मान लीजिए कोई आदमी एक जॉब कर रहा है, उस जॉब को छोड़ दिया, बाकी दूसरा जॉब वो ढूंढ रहा है, तो इस बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला फेज आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी ए में काम करता था आदमी, उस कंपनी को छोड़ दिया, किसी भी कारण से छोड़ दिया या फिर वहाँ से निकाल दिया गया, अब वो जॉब ढूंढ रहा है। मान लीजिए कि उसके बीच में 3 महीना उसको लग गया जॉब ढूंढने में, जो 3 महीना जो फेज होगा उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे फ्रिक्शन होता है ना, कि एक जो है रोक रहा है। फ्रिक्शन क्या होता है कि अर्थ जो है एक अपोजिट में फोर्स लगाता है, मोशन के अपोजिट में फोर्स लगाता है, ठीक है। मतलब यहाँ का इसका जो वर्ड का पहले मीनिंग समझिए तो आपको काफ़ी आसान लगने लगा इकोनॉमिक्स। तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट यही होता है कि फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पे। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का पीपल टेकिंग टाइम आउट ऑफ वर्क बीइंग बिटवीन लुकिंग फॉर अ जॉब। द वन काउज फॉर इट्स इवोल्यूशन इज डिक्लाइन ऑफ वन इंडस्ट्री एंड राइज ऑफ अनदर। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि एक इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो जाना और दूसरी इंडस्ट्री का यहाँ पे इवॉल्व होना, राइज हो जाना। एंड लेबर टेक सम टाइम बिफोर मूविंग टू द अदर इंडस्ट्री। और दूसरे इंडस्ट्री के प्रति सीखने में लेबर को कुछ टाइम लगा। दिस टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। ये जो इंप्लॉयमेंट होता है शॉर्ट टर्म होता है नेचर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज सिचुएशन विच मोर पीपल आर अवेलेबल फॉर वर्क देन शोन इन द अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। क्या कह रहा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, जिसमें आदमी को मतलब आदमी काम भी कर रहा है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई दुकान है, दुकान में 5 आदमी का ज़रूरत था लेकिन उस पर 7 आदमी काम कर रहे हैं, तो बाकी के जो 2 आदमी हैं वो एक तरह से इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयड ही कहलाएंगे। तो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका अधिकांशतः सेक्टर देखा जाता है गांव में, जहाँ पे रूरल सेक्टर में, खेती वाले खास करके सेक्टर में, एग्रीकल्चर में इसको ज़्यादा देखा जाता है। मान लीजिए कि किसी एक घर में 6 आदमी हैं, उनके खेत में जब काम लगता है तो देखिए कि सारे लोग इंगेज रहते हैं, कोई ना कोई काम करता ही रहता है। मान लीजिए कि धान रोपने का समय है तो कोई आदमी यहाँ पे धान रोप रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है ना, हर आदमी उसमें इंगेज है। लेकिन वास्तव में काम कितने आदमी का था, मान लीजिए 4 आदमी का काम था, तो बाकी के जो 2 आदमी होंगे वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर गिने जाएंगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक आदमी का दुकान है, दुकान में 2 आदमी का ज़रूरत है लेकिन घर में 3 आदमी है, एक बाप और बाकी उसका 2 बेटा, मतलब 3 आदमी है घर में। तो आप देखिए क्या होता है, कैसे किस स्थिति में कि तीनों आदमी दुकान में इंगेज रहते हैं, लेकिन उस दुकान में ज़रूरत कितने था, 2 आदमी का ज़रूरत है। तो एक आदमी जो यहाँ पे है वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन पता नहीं चल रहा, लोगों को तो लग रहा है कि सब कोई काम कर रहा है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में बोलते हैं छुपा हुआ बेरोजगारी, मतलब कि बेरोजगारी यहाँ पे छुपा हुआ है। नेक्स्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे कह रहा है टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज डिस्प्लेस सम वर्क एंड जॉब। 1930 द इकोनॉमिस्ट जॉन मैनर्ड कीन्स वार्नड ऑफ न्यू डिजीज दैट टर्म टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे 1930 में कीन्स के द्वारा, जॉन कीन्स एक इकोनॉमिस्ट है, उनके द्वारा दिया गया था कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है, तो उसके कारण से जो कुछ बेरोजगारी जो हो जाता है उसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ कंडीशन इन व्हिच पीपल हैव नो वर्क टू डू, दे आर एबल टू वर्क और आल्सो विलिंग टू वर्क बट देयर नो वर्क फॉर देम, दे आर फाउंड पार्टली इन विलेजेस। तो क्या होता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है कि जब आदमी काम करना चाहता है लेकिन काम ही नहीं है, ठीक है। एक जो है हल्का फुल्का विलेज में और सिटी में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक सीजन में किसी को यदि बेरोजगारी होता है तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे किसान है, जिस समय फसल का काटने या रोपने का समय आता है उस समय उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, और जिस समय फसल मतलब बीच वाला जो पीरियड आता है उस समय अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो उसी को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जब रिसेशन आता है, ठीक है, कंट्री में जब स्लो डाउन आ गया है, रिसेशन आ गया है,
तो उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन इन द इकोनॉमी। ड्यूरिंग रिसेशन देयर इज लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मैन। जब रिसेशन आता है तो प्रोडक्शन घट जाता है, तो यहाँ पे आदमी का संख्या मतलब कि मैन पावर का जरूरत कम हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवलेंट इन द डेवलप्ड कंट्री। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट खास करके डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा होता है। इसको किन्सियन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। ये जो इकोनॉमिस्ट है ना जॉन किन्स, उसी के नाम, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। अब है मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में लिखा है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भागवती कमेटी सिंस 1972-73 NSSO कम्स आउट विथ quinquennial survey on unemployment and unemployment category on the basis of activities pursued during certain specified reference subsidiary as। तो यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस। तो पहला अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने का तरीका है यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस। इट कॉन्सेप्ट वन इंट्रोड्यूस टू द वाइडन द यूपीएस कॉन्सेप्ट to include even those who are outside the labor force on the basis of majority time quotation but they have employed during some part of the year on a usual basis। तो जैसे कहा जा रहा है कि a person is considered working or employed if the person was engaged for relatively larger period over 182। क्या करें कि पर्सन को एम्प्लॉयड माना जाए, पहले इसका उल्टा समझिए, जैसे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को देखना है ना, तो पर्सन को एम्प्लॉयड कब माना जाता है, यदि पर्सन को कम से कम साल के 182 दिन काम मिला है in any one or more work related economic activity during the reference period of 365 days preceding the date of survey। तो जैसे यहाँ पे पर्सन को यदि 365 दिन में 182 दिन आधे दिन काम मिला है, मतलब कि साल भर में 6 महीना उसको काम मिला, तो उसको एम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है। तो यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस में क्या होता है कि ये कंसेप्ट यूज किया गया था, इसको और वाइडन मतलब कि जो यूपीएस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको और बड़ा करने के लिए, जिसमें जो लेबर फोर्स के बाहर के लोग हैं, जैसे 182 दिन जिनको काम नहीं मिला है उनको भी इसमें शामिल किया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे आता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं उसमें अधिकांशतः उसमें भाग नहीं, मतलब उनको गिना ही नहीं जाता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी काफ़ी कई बार अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, मतलब को मजबूरी में वो काम कर रहे होते हैं, तो वही यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट है करेंट वीकली स्टेटस। तो ये तो सप्ताह के तौर पे गिना जाता है। इट इज़ द टाइम रेट एंड मेजर्ड इन मैन डेज। अ पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ डजंट फाइंड वर्क इवन ऑन अ डे और सम डे ड्यूरिंग द सर्वे वीक। यदि सर्वे एक सप्ताह के लिए चला है, तो यदि कोई आदमी जो है एक दिन के लिए काम नहीं कर पा रहा उस सप्ताह में, तो उसको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है। दिस मेजर इज कंसिडर्ड द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इसको काफ़ी कम्प्रीहेंसिव माना जाता है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों की स्थिति में। नेक्स्ट है करेंट डेली स्टेटस। तो एक दिन यदि सर्वे किसी दिन हुआ है, उस दिन किसी को 1 घंटे का भी काम नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो अ पर्सन इज कंसिडर्ड वर्किंग और एम्प्लॉयड, यानी कि पर्सन को एम्प्लॉयड तब माना जाता है उस केस में कि जब किसी को 1 घंटे का काम मिला हो उस दिन जिस दिन सर्वे हो रहा हो, ठीक है। आगे पढ़ते थे, जैसे ऑल इंडिया रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये है टोटल एक ईयर वाले टर्म में, ये जो है वीकली वाले में, यह है डेली वाले टर्म में। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड पर ईयर 1000% इन द लेबर फोर्स। तो क्या जा रहा है कि यदि 1000% है लेबर फोर्स में, ठीक है, जैसे लेबर फोर्स में कौन कौन आएंगे, तो जो 18 से लेकर 65 के बीच के एज के हैं, तो वो दोनों के बीच के जो एज के हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, 1000% में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, उसका मतलब कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दिस इन इफेक्ट गिव द अनयूटिलाइज प्रोपोर्शन ऑफ द लेबर फोर्स। तो कितने लेबर फोर्स को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये हमको बताता है। इट मे बी नोटेड एट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द सर्वे हैपन टू वेरी मच लोअर इन द पॉपुलेशन कंपेयर टू द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो कहा जा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो सर्वे होता है, ठीक है, वो काफ़ी कम पॉपुलेशन के बीच में किया जाता है। Therefore, the estimate of unemployment rate obtained from the survey are subjected to higher margin और sampling fluctuation than of the WPR। तो जैसे एक वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता है, इसमें काफ़ी लोगों को शामिल किया जाता है, मतलब इसमें इस सर्वे में काफ़ी लोगों को यहाँ पे शामिल किया जाता है, लेकिन जो ये वाला सर्वे होता है अनएम्प्लॉयमेंट वाला, इसमें काफ़ी कम लोगों को शामिल किया जाता है। इसलिए हम लोग को रियल पिक्चर ये नहीं दिखाता है कि कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। नेक्स्ट काउज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा रीजन क्या है, तो पहला रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, लिमिटेड लैंड, सीजनल एग्रीकल्चर, डिक्लाइनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये 4 मेजर रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। आगे है द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। तो इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 4.9 एज ऑफ 2030। ये तो डाटा पुराना हो गया, इसलिए अब ये रिलेवेंट नहीं है, आप इसको जो है अपडेट कर सकते हैं अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इंडिया में, ठीक है, और कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट निकालने का कुछ तरीका है, उसको हम देखते हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक है,
ठीक है। LFPR, हाँ LFPR जिसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो रेट। तो इसमें क्या, इसको कैसे निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ नॉन एम्प्लॉयड पर्सन बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। तो जो आएगा हमारे पास, मतलब कि जो लेबर फोर्स टोटल है, ठीक है, लेबर फोर्स जो ऊपर में है डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000, तो इसको बोलेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। यदि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखा जाए, जिसके बात ऊपर हम लोग कर रहे थे, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यहाँ पे जो है जिसमें काफ़ी लोगों को शामिल किया जाता है, तो इसमें क्या क्या किसको शामिल किया जाता है, तो जितने लोग एम्प्लॉयड हैं डिवाइड टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड, तो वर्कर पॉपुलेशन की तरह ही है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंटू 1000 है। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाता है। और ये दोनों का जो ऐड है इसको लेबर फोर्स कहा जाता है। एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड को हम लोग लेबर फोर्स कहते हैं। वर्कफोर्स क्या है, तो द नंबर ऑफ पीपल एक्टिवली इंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स उसको बोलते हैं जो जितने लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी कि जिनको काम है, जो वर्क कर रहे हैं, अब वर्क किसी भी तरह का हो, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको वर्कफोर्स में गिना जाता है। और लेबर फोर्स में किनको किया जाता है, तो जो वर्कफोर्स तो है वो तो लेबर फोर्स में काउंट हो गई ही, प्लस जो लोग अभी बेरोजगार हैं, है ना, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों को काउंट किया जाता है, तो उसको लेबर फोर्स बोलते हैं। यानी कि लेबर फोर्स जो है तो बड़ा होता है वर्कफोर्स से, क्योंकि वर्कफोर्स में अनएम्प्लॉयड को जोड़ देंगे तो आ जाएगा लेबर फोर्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल दूसरे टॉपिक के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।